रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ फातिमा ज़ारा। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक AI फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू ऑल टू नो अबाउट कि मैं ये क्यों देना चाह रही हूँ, ये प्रेजेंट क्यों करना चाह रही हूँ। बेसिकली जो आज के एरा में जो हमारी रेगुलर डिग्रीज के साथ जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो चीज़ डिमांड में है और जो चीज़ हमारे पास ट्रेंड कर रही है, उनमें से वन ऑफ द फील्ड जो है वो AI है। तो AI का ये वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद ये है ताकि आप सब लोगों की अटेंशन जो है वो इस तरफ भी डाइवर्ट की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि क्या चीज़ आजकल इन डिमांड है और क्या चीज़ आप लोगों के लिए आगे जाके ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक AI फॉर एवरीवन। ओके, हम लोग सबसे पहले जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे कोर्स का जो नेम है वो AI फॉर एवरीवन है, सो हम लोग स्टार्ट भी इस तरह से करेंगे कि हम लोगों जो हर चीज़ एक एक चीज़ हर बंदे को समझ आ सके। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि AI क्या है। ओके, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज आर्टिफिशियल एंड देन इंटेलिजेंस। क्योंकि हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो AI है, AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। तो हम लोग इन पहले अच्छी तरीके से समझेंगे कि AI क्या चीज़ है। तो उसमें हम लोग पहले आर्टिफिशियल को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इंटेलिजेंस को समझेंगे। ओके, if we talk about the definition of artificial, we come to know that made or produced by human beings rather than occurred naturally, especially as a copy of something natural. अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जो भी चीज हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं या कुछ ऐसा काम जो हम लोग रोबोटिक्स के थ्रू करवा लेते हैं या फिर जो मशीन जो है वो हमारे पास कोई भी काम हमें करके दे देती हैं, जो कि नेचुरली अकर नहीं होता बल्कि ह्यूमनली क्रिएटेड होता है या फिर वो किसी चीज की कॉपी होती है, तो हम उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। मतलब मसनूई तौर पर बनाई गई चीज को हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल में बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो मेन थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास ये है कि मैन मेड, मतलब कि ह्यूमनली क्रिएटेड चीज को हम लोग जो कि नेचुरली अकर ना हुई हो बल्कि एक ह्यूमन मेड चीज हो, उसको हम लोग आर्टिफिशियल में इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि रेप्लिका और मॉडल्स। नेचर को देखते हुए जब हम उसी का रेप्लिका, ह्यूमनली जनरेटेड एक रेप्लिका या मॉडल बनाते हैं जो उस नेचर को देखते हुए काम करता है या उस नेचर के जिस तरह नेचर बिहेव करती है उस तरह से काम करता है, तो उसको हम लोग रेप्लिका या मॉडल या आर्टिफिशियल मॉडल कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं एक और जो चीज हमारे पास इन्वॉल्व होती है वो है कॉन्टिन्यूड बाय आर्ट रादर देन नेचर। वही बात आ जाती है, आर्ट में आपके पास आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि जब आप कोडिंग वगैरह कर लेते हैं उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, जो आपको चीजें सामने नजर आती हैं, जो जो व्यू पे चीजें होती हैं, उसको हम लोग आर्ट कहते हैं रादर देन बाय नेचर। और वो आर्ट जो ह्यूमनली क्रिएटेड आर्ट होती है। ओके, नेक्स्टली हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल। हमारे पास एक हम लोगों ने बता दिया कि जो एक मसनूई चीज को हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेलिजेंस। क्योंकि टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि बेसिक्स हमारी स्ट्रांग हो, ताकि फर्दर काम आसानी हो जाए। क्योंकि स्मॉलर चीजें कोई मिलकर ही एक कॉम्प्लेक्स चीज बनती है। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ आपके लिए जाना आसान हो जाता है। लोअर से बिगर स्टेप की तरफ जाना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को देखें और आगे जाएं तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। ओके, नाउ मूव टू द इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस इज बीइंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, लेस बट इट डज एग्जिस्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अगर आप इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करना शुरू करें तो इंटेलिजेंस की आज तक एक जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो कहीं पे भी जो है वो जनरेट नहीं की जा सकी। अब इंटेलिजेंस इज बीइंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स तो हमारे पास मोस्ट इंटेलिजेंट जो चीज है, मतलब कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स हैं, उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हैं। अब हम लोग
इन सब चीजों को इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं, ये चीज हम लोग नोटिस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली चीजें क्या इवॉल्व होती हैं। ऐसी कौन सी चीजें इंटेलिजेंस के अंदर है कि हम लोग प्लांट्स को भी इंटेलिजेंट कह रहे हैं, हम एनिमल्स को भी इंटेलिजेंट कह रहे हैं, और हम ह्यूमन बींग्स को भी इंटेलिजेंट कह रहे हैं एट अ सेम लेवल। एट अ सेम लेवल की बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि किस चीज को हम इंटेलिजेंट बोलेंगे और किस चीज को हम इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। ओके। लर्निंग मतलब किसी भी चीज को लर्न करना, ये हम लोग ह्यूमनली जो चीजें होती हैं हमारे पास, उन्हीं चीजों को हम बाकी चीजों के साथ जो हम लोग जो मशीनों से करवाना चाह रहे होते हैं काम, हम उनसे एट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि वो लोग भी वो मशीन्स भी इंटेलिजेंट है। तो उन मशीन्स को इंटेलिजेंट होने के लिए जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये एस्पेक्ट्स हैं। उन एस्पेक्ट्स के थ्रू हम गो थ्रू करते हैं। लर्निंग, लर्निंग हो गया। उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी मतलब कि किसी भी चीज को देख के आप कुछ भी अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी में चेंज वगैरह लाना और इस तरह की चीजें। लॉजिक, किसी भी चीज का लॉजिक देना, उसका रीजन देना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इमोशंस, अवेयरनेस, प्लानिंग, वो सारी चीजें जो ह्यूमनली एट्रीब्यूटेड हैं उनको हम लोग इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व करते हैं। गुड सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, लर्न प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, सेंसरी कैपेसिटी, जजमेंट, एसोसिएशन, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली इंटेलिजेंट हम तब एक चीज को इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे कि जब वो ये सारे एट्रीब्यूट्स पाए जाएं उसके अंदर। कोई स्पेसिफिकली एक एट्रीब्यूट भी पाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो चीज इंटेलिजेंट है। ओके। अगर हम अब हम इसको रीड करते हैं, इफ वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट इंटेलिजेंस यू विल बी सरप्राइज दैट देयर आर मोर देन 100 डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, क्योंकि ह्यूमंस के पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को हम लोग इसलिए एक स्पेसिफिक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें एक साथ ओरिजिनेट करना होता है, एक साथ एक ही लाइन में लिखना होता है। तो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द डेफिनेशन विच इज बीइंग ओरिजिनेटेड आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी साइंटिस्ट। मतलब कि बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पे वर्क किया है और उसके बाद उन्होंने एक लिमिटेड या एक मोस्ट सुटेबल जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की उसके बारे में हमें बताया। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। जो उन्होंने हमें बताई है डेफिनेशन वो ये है कि इंटेलिजेंस मेजर्स एन एजेंट्स एबिलिटी टू अचीव गोल्स इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट। हम अब ये बात ये आपको समझाएगी कि जब इंटेलिजेंस को हम किस बेस पे मेजर करते हैं। हमारे पास कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर हमारे पास एक एजेंट होता है, उस एजेंट का बिहेवियर होता है, उस एजेंट का इन्वायरमेंट होता है और उस एजेंट का ही एक गोल होता है। अगर वो एजेंट अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी नीड्स के हिसाब से या जो भी उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं उस हिसाब से अगर वो उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं एक एंट है उसने अपनी इन्वायरमेंट को देखते हुए और एक जगह पे उसने जाना है, उसने फूड कलेक्ट करना है तो उसके उसका जो है उस फूड कलेक्ट करना उसका जो है वो गोल है। अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को हाँ यूज सुनिए करते आप। हुए पर नहीं। अगर हम इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वो फूड ले आती है, उस फूड को स्टोर कर लेती है, तो इसका मतलब है कि वो एंट भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक अपने लेवल पे इंटेलिजेंट है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम अब हमारे पास अगर हम कंबाइन बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास जो कंप्लीट एक व्यू दे रहा है हमारे पास इस वक्त वो ये है कि जब भी कोई भी चीज ह्यूमन एट्रीब्यूट को जब हम मशीन्स के थ्रू कंप्लीट करवाते हैं या फिर हम उसके जरिए मशीन से वो काम करवाते हैं लेकिन वो बाय नेचर नहीं होता बल्कि वो ह्यूमनली क्रिएटेड होता है तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस होती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एआई, अगर हम लोग आज की जदीद तरीन उसके बारे में बात करें कि एआई में आजकल क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा इन है, मतलब एआई के नाम के साथ और कौन कौन सी चीजें जो हैं और कौन कौन से एक्सपेक्ट्स जो हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं सिर्फ एआई को कंप्लीट करने के लिए। उसमें हमारे पास आ जाती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डाटा। ये चार एक्सपेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एआई को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को मतलब कि कंप्लीट करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि हमारे पास इन सारी स्टेप्स को वन बाय वन डिफाइन करेगी। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होती है बेसिकली हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमारे पास ये होता है, ये जो आपको मैपिंग शो हो रही है, ए आपके पास इनपुट है, बी आपके पास आउटपुट है। जब आप
ए इनपुट देते हैं, मतलब आप एक मशीन को ट्रेन करते हैं, एक इनपुट देते हैं, तो वो जब वो उस इनपुट को लेके और उस इनपुट को देख के वो एक आउटपुट दे देती है। बिल फर्ज आप एक कप की इमेज देते हैं, और फिर वो मशीन जो है वो लर्न करके और आपको आउटपुट देती है कि वो कप है। आप देते इमेज है, लेकिन नजर आपको उसका आंसर जो आपको कप की फॉर्म में मिलता है, लिखा हुआ रिटर्न के कप है ये। तो इसका मतलब है कि वो मशीन लर्न कर, उस मशीन ने लर्न किया है, लर्न करके आपको आउटपुट दिया है। ये मशीन लर्निंग हम बेसिकली अगर यूज करते हैं, एक एक हमारे पास अगर बिजनेस आइडिया के थ्रू से सोचा जाए, तो बिलफर्ज हमारे पास एक बिजनेस है कप रिलेट, जो कप्स क्रिएट करता है। तो हम कहते हैं कि हमें वो कप्स चाहिए, वो कप्स मशीन, हम एक ऐसा मॉडल डिफाइन करें जो हमें कप्स को देखे और बताए कि डिफेक्टेड कप कौन सा है। इस तरह हमारे पास जो है इस इनपुट में हम लोग बहुत सारी मशीन लर्निंग के थ्रू उस मशीन को रेडी करेंगे, ट्रेन करेंगे, और उसके बाद वो मशीन जो है अपने उस डाटा पे जो उसके पास डाटा अवेलेबल होगा उसके हिसाब से वो आउटपुट देगी कि ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। डीप लर्निंग। बेसिकली डीप लर्निंग हमारे पास ये चीज है कि प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, द आर्ट ऑफ अंडरगोइंग डाटा डीपली एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, बेसिकली यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग ये होती है कि हमारे पास जो भी डाटा हमें दिया गया है, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, तो उस डाटा के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू उसके उस पूरे डाटा के अंदर से गो थ्रू किया जाता है, और फिर उसमें से एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करके आउटपुट के फॉर्म में दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको पता चलेगा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। वो भी बेसिकली इसी का एक टॉपिक ही है। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स। अगर न्यूरल नेटवर्क्स की बात की जाए, तो ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास बेसिकली स्टिमुलेटेड न्यूरॉन्स और इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। जो न्यूरल नेटवर्क्स है, ये नाम भी बेसिकली हमारे ब्रेन को देखकर जनरेट किया गया है, जिसमें हमारे पास हमारे जिस तरह हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल्स डेवलप करता है, और सिग्नल्स डेवलप करके वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सिग्नल्स आगे ट्रांसफर होते हैं, और फिर हमारे पास हमारा जो ब्रेन है वो एक डिसीजन के ऊपर मूव कर जाता है, एक डिसीजन के ऊपर वो कन्फाइंड हो जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके की जाती है। डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स आप कह सकते हैं तकरीबन एक ही चीजें हैं। अच्छा, द नेम न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरह के स्टिमुलेट करता है, नर्व्स नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, और फिर हमारी इस तरह से जो है इमेज, सॉरी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक 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 न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में, और इस तरह से, और फिर हमारे पास ये सारे न्यूरॉन्स मिलके एक एक जो है वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, उसके बाद हमारे पास एक जो है वो एंड रिजल्ट दे देता है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स का आर्टिफिशियल, जब हम, वैसे तो हम ब्रेन कहते हैं, जब हम आर्टिफिशियल बात करते हैं तो हम उसको न्यूरल नेटवर्क्स का नाम देते हैं। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो एआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास है डाटा। एआई का सबसे जो मेन मकसद है एआई में, उसमें हमारे पास आपके पास मशीन लर्निंग भी होगी, आपके पास डीप लर्निंग भी हो गई। अब वो मशीन लर्निंग और वो डीप लर्निंग और वो न्यूरल नेटवर्क जिस भी चीज पे काम करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास डाटा होता है। डाटा का होना हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ओके, डाटा के कुछ मिस यूजेस भी होते हैं, डाटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है अगर डाटा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आ जाए तो। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ओवर इन्वेस्टिंग इन डाटा टू पुट इन एआई। कुछ लोग होते हैं कि वो इतना ज्यादा डाटा पे फोकस करते हैं कि वो बाकी चीजों को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ डाटा कलेक्ट करें, और हम लोग एक एआई मॉडल को बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा काम डाटा का है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा से एक स्मॉल प्रोजेक्ट भी हैंडल आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा, अगर बहुत फर्स्टली ही आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लें और फिर उसी में ही आप जो है बहुत ज्यादा डाटा इनपुट करें, इस तरह नहीं होता। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी हो सकता है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ डाटा भी हो सकता है। अच्छा, वजह ये है बहुत ज्यादा डाटा इस्तेमाल ना करने की, that we should have balance between the IT and AI team for the growth of the business। क्योंकि जब एक बिजनेस में एक चीज इन्वॉल्व होती है तो उसमें हमारे पास एआई टीम भी होती है, हमारे पास आईटी टीम भी होती है। आईटी टीम हमारे पास बेसिकली एआई टीम को जो है वो, एआई टीम ने बिलफर्ज आपके पास डाटा सारा कलेक्ट करके दिया है। वो डाटा बहुत ज्यादा मेसी होगा, वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है, मेसी भी होता है डाटा। ओके, अब एआई आईटी टीम बताएगी आपको
आईटी टीम बिलफर्ज आपको बहुत बड़ा डाटा जो है वो कलेक्ट करके एआई टीम को दे देती है। अब एआई टीम आपको आईटी टीम को ये बताएगी कि कौन सा डाटा बेनिफिशियल है और कौन सा डाटा नॉन बेनिफिशियल है, मतलब कि वो वेस्ट है, जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो बेसिकली एआई टीम और आईटी टीम्स दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जाता है कि डाटा को एक खास अमाउंट में या फिर कम तादाद में, या फिर अगर उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाया जाए ताकि काम को आसानी से किया जा सके। ओके, अगर मैं आपको इस बारे में अगर ओवरव्यू दूं, तो एआई में बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डाटा, ये चार एक्सपेक्ट्स हैं जो कि आपको बताए जाते हैं। बेसिकली इन चार एक्सपेक्ट्स को डिफाइन करने का मकसद ये था कि आपको एक एआई की जदीद भी स्ट्रक्चर या एक इमेज दिखाई जाए कि जो आजकल वेस्ट में बहुत ज्यादा इन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई। क्योंकि हम लोगों ने अब तो हमने ये तो देख लिया कि क्योंकि ये हमारे पास कोर्स फॉर एवरीवन है, एआई फॉर एवरीवन है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसमें कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स को इस छोटे से वेबिनार में पॉइंट आउट कर लें, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाए एआई के बारे में और हम थोड़ा सा फैसिनेट भी हो जाएं कि एआई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई। अच्छा, एप्लीकेशंस में हमारे पास बेसिकली आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, आपको पता भी नहीं होता और आप एआई को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको इस बात का वो नहीं होता कि आप एआई को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बात करें, अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार, जिस तरह लिखा हुआ है आपके सामने, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी देखें, अगर बिलफर्ज आपके पास एक ऑटो गियर गाड़ी है मतलब कि जिसके गियर्स वगैरह खुद से चलते हैं, तो वो भी एक जो है वो आपके पास आप एआई ही यूज कर रहे हैं। सबसे जो आपके पास ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज है वो आपके पास गूगल है, सर्च इंजन है। गूगल और सीरी जिस तरह होता है, इनको आप स्टिमुलेट करते हैं, इनसे आप अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप इनको कुछ भी बोलते हैं, ये आपको आउटपुट दे देते हैं। और ये सब कैसे होता है इस बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ये आपके पास आप बेसिकली एआई का यूज ही कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग इस तरह होता है कि मतलब कि ज्यादा बेसिकली ज्यादातर लोगों को ये इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो लोग एआई को इतना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ओके, द लास्ट वन इज सेंसरी स्पीकर्स। क्योंकि ये हमारे पास वेबिनार एक छोटा सा वेबिनार है, तो इसमें हम लोग इन तीन जो है जो बहुत ज्यादा आम है और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है या कॉम्प्लेक्स एआई का मॉडल है। तो हम छोटे के बारे में भी देखेंगे और हम बड़े के बारे में भी देखेंगे, लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि हर चीज में एक ही एल्गोरिदम फॉलो किया जाता है। छोटे स्टेप्स को लेके बड़े स्टेप्स की तरफ मूव करना कितना ईजी हो जाता है। Okay, now move to the next slide, which is about self-driving cars. Now we will talk about the case study of the self-driving cars and talk about how AI is being involved and used. Further, we will talk about how many small AI projects combine to perform a big and a complicated task. Okay, अब हम लोग एक सेल्फ ड्राइविंग कार की, अब जिस तरह केस स्टडी की बात की गई है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार को पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें एक ह्यूमन बींग का क्या रोल हो सकता है। एक ह्यूमन बींग देख भी सकता है, एक ह्यूमन बीइंग सोच भी सकता है, वो एट अ टाइम डिसीजन भी ले सकता है, और वो एट अ टाइम डिटेक्ट भी कर सकता है कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन हम इसका मेजर मेजर पार्ट देखेंगे जो आप इजीली जो है अंडरस्टैंडेबल हो टू एवरीवन। ओके, अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे थे, तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने जो आईज के लिए जो चीज यूज करनी है वो हमारे पास कैमरा होगा। जो हम लोग जो ह्यूमन को बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर एआई को यूज करने का मतलब ये है कि हम लोग ह्यूमन को रिप्लेस कर दें, वहां से रिप्लेस कर दें, तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि वो नेचुरल, ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल फिनोमेना है, और जो हमारे पास रोबोटिक होगा जिसमें ह्यूमन बींग्स है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार एक एआई के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि कितने ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग एक ही टाइम पे अपने अंदर रखते हैं। तो अगर आप किसी चीज को सामने अगर आप देखें, तो एक ह्यूमन बीइंग कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ के देख भी सकता है, सोच भी सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, और जो है वो इमरजेंसी डिसीजन भी ले सकता है। ओके, अब जब हम लोग इमेज के लिए देखते हैं, तो इमेज के लिए हम कैमरास यूज करते हैं। कैमरा भी आपके पास एक एआई है। ओके, यहाँ पे हम कैमरा को एज एआई यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास रडार होता है। रडार जो होता है वो आपके पास सामने की चीजों को डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि आपके सामने कार है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक पेडेस्ट्रियन है, और उसको डिटेक्ट करेगा और फिर इस हिसाब से वो फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। लाइडार का मतलब होता है कि
आपके सामने जो व्हीकल जा रहा है उसका और उसकी स्पीड क्या है, और आपको कितनी स्पीड पे मूव करना चाहिए ताकि आप उसके अंदर हिट ना कर सकें, आप हिट ना कर जाएं उसके अंदर। उस हिसाब से जब लाइडार की इंफॉर्मेशन जाती है तो वो मोशन प्लानिंग के थ्रू, मोशन प्लानिंग उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ पेडेस्ट्रियन, स्टीयरिंग व्हील की हैंडलिंग, ये सारी चीजें अगर हम लोग खुद से कर लें, मतलब कि एक कार खुद से जनरेटिवली मूव करना शुरू कर ले, तो इसका मतलब है कि वो एक एआई का कॉम्प्लेक्स मॉडल क्रिएट हो गया है। जहां पे अच्छा, जब आप कहते हैं हमने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे कार खुद ब खुद पहुंच जाए, तो वहां पे वो यूज करती है जीपीएस सिस्टम्स। तो जीपीएस सिस्टम बजाते खुद भी एक एआई मॉडल है। इसी तरह हम लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे मॉडल्स को एक साथ कंबाइन करके और हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स मॉडल जो है वो जनरेट कर लिया है। जिस तरह के ह्यूमन की, अब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी अगर हम किसी चीज में ले आते हैं तो मतलब कि वो एआई की फॉर्म हो गई है हमारे पास। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में मैंने आपको ज्यादा बेहतर ओवरव्यू दे दिया है कि हम लोगों को सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बेसिकली उसको हम लोगों को उसको एआई मॉडल्स की फॉर्म में, ये आजकल इस पे वेस्ट में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को जल्द ही बहुत ज्यादा आम हो जाएंगी ये, मतलब आने वाले चंद सालों में, आने वाले सालों में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सर्च इंजन्स। अगर आप सर्च इंजन्स की बात करें तो आपके डेली यूज में सर्च इंजन्स होते हैं। आप गूगल को सुबह शाम यूज कर रहे होते हैं, आप सीरी सीरी भी यूज हो रही होती है बहुत सारी जगहों पे। तो गूगल में जब आप, अब आप ये सोचें कि जब आप गूगल को कोई भी चीज बोलते हैं तो वो कैसे वो आपकी चीज को डिटेक्ट कर लेता है, कैसे वो चीज जो है वो आपको वही चीज बिल्कुल सामने ला के देता है जो आप चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एआई है जो बहुत बहुत ही फैसिनेटिंग बनाती है इस सारी चीजों को। ओके, अब जो ये एल्गोरिदम हर जगह पे होता है, हमारे पास फॉलो अप होता है, वो ये होता है कि आप आपने एक सबसे पहले आपने एक क्या बोलेंगे आप, प्रोवोकिंग सेंटेंस लगाते हैं आप उसके अंदर, कि आप जब भी एक एआई मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप बिलफर्ज आप गूगल है तो आप बोलते हैं हे गूगल, तो तब वो स्टार्टअप होता है, वो आपकी उस चीज को सेंस करता है और वो उस एक वर्ड हे गूगल के ऊपर उसकी जो है वो ट्रेनिंग इस तरह से कर दी गई है कि जब आपको कोई बोलेगा हे गूगल तो आपने स्टार्ट हो जाना है। ओके, तो मतलब स्टार्टअप सेंस जो है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद आपकी होती है स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बात इसलिए की जाती है कि जब आप आपने उसको स्टार्ट तो एक इंजन आपके पास स्टार्ट हो गया, सर्च इंजन आपके पास स्टार्ट हो गया, आपने उसे हे गूगल बोला, वो आपके पास उसने आपको रिस्पॉन्स शो करा दिया, मतलब कि आप कुछ भी अब बोलेंगे तो वो आपकी उस चीज को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, स्पीच रिकॉग्निशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजल्ट भी तो चाहिए ना, तो आप जो बोलेंगे वो आपकी उस चीज को डिटेक्ट करेगा। उसके जो वो एआई मॉडल है वो ट्रेन हुआ हुआ है, वो ट्रेन हुआ हुआ है आपकी उस स्पीच रिकॉग्निशन के वो जो वर्ड्स हैं उनको मैच करेगा, उनको मैच करेगा। और उसके बाद ओके, वो आपके उन वर्ड्स को मैच करेगा और फिर आपको एक रेलेवेंट आउटपुट देगा। बिलफर्ज आपने बोला पिक्चर्स ऑफ द डॉग्स, या फिर आप बोलते हैं कि प्ले एनी म्यूजिक, एनी स्पेसिफिक म्यूजिक, आप बोलते हैं कि मुझे स्पेसिफिक म्यूजिक जो है वो प्ले करके दो। तो वो आपके वर्ड्स को मैच करेगा और फिर आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। तो मतलब कि जो एक एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम ये है कि वो एक स्टार्टअप एक सेंस करेगा, उसके बाद वो आपकी स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको एक रेलेवेंट आउटपुट दे देगा। ये आजकल हमारे पास सर्च इंजन्स बहुत ज़्यादा डेली यूज में होते हैं हमारे पास, और हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, बस वो ये देखते हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो बस ठीक है। तो मतलब इसके पीछे भी आपको देखने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है और ये किस फील्ड में इन्वॉल्व है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पीकर्स, बेसिकली हम यहाँ पे उन स्पीकर्स की बात करेंगे जो कि हमारे पास हैं। स्टार्टअप सेंस करेंगे आपको, ये भी स्पीच रिकॉग्निशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट रेलेवेंट टू द स्पीच। आप एक स्पीकर का बिलफर्ज आप जनरेट करना चाहते हैं, आप उसको बोलते हैं कि मैं बोलूँ हे स्पीकर, तो वो आपका स्टार्टअप हो जाए। उसके बाद वो आपकी स्पीच रिकॉग्निशन करे, मतलब आप उसे बोलते हैं कि टर्न ऑन द वॉल्यूम अप करो या वॉल्यूम डाउन करो, तो वो खुद से आपकी स्पीच रिकॉग्नाइज करके और उस वॉल्यूम को अप और डाउन करे। तो ये आपके पास एआई होगा क्योंकि वो खुद से ये सारी चीजें डिटेक्ट करेगा और खुद से अपना जो है वो वॉल्यूम कम भी करेगा और ज्यादा भी करेगा। तो ये कितना फैसिनेटिंग होगा कि अगर आप एक छोटा सा एआई मॉडल जो है वो जनरेट कर लें इस एल्गोरिदम पे मूव करते हुए। ओके, आउटपुट रेलेवेंट टू द स्पीच, अगर आप उसको कह रहे हैं कि आप वॉल्यूम कम करें तो वो वॉल्यूम कम करे, अगर आप बोले उसको वॉल्यूम ऊंचा करें तो आप वो आपको वॉल्यूम ऊंचा करके दे।
ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट एआई इज द मोस्ट इमर्जिंग एंड डिमांडिंग फील्ड। हम इस छोटे से वेबिनार में इतना ही कवर कर सकते थे कि एआई मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। तो मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूंगी कि एआई इज द मोस्ट इमर्जिंग एंड डिमांडिंग फील्ड एंड इट्स बीन इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट टू मेक लाइफ ईजियर। क्योंकि इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ चाहता है, तो आसानियाँ चाहने के लिए उसको एआई यूज़ कर मतलब कि एआई इसलिए बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। अब आप फर्दर देखेंगे कि हमारे पास ऐसी मशीन जिस तरह के हमारे पास डिश वॉशर्स आ गए हैं, वो एआई की हमारे पास एप्लीकेशन है। इसी तरह हमारे पास ऐसी मशीन्स आ जाएंगी जो खुद से लॉन्ड्री जो है वो प्रोवाइड कर देंगी आपको। तो इस तरह से हमारा काम और से और आसान होता जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनीवन? आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चंस। सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ओके सर। सर लास्ट 6 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं चाह रही थी कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए ताकि हम इसको एंड कर दें। हाँ बिल्कुल जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। ओके सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। मैं आपको फिर एक दफ़ा बोलना चाहूँगी कि आप इन सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी अपना जो है वो व्यू दें और अपने इसके बारे में सोचें। और आप जो है अपनी डिग्री जो आप कर रहे हैं डिग्री, उसके साथ इन इन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू करें, ताकि आप जो है आने वाले दिन आने वाले वक्तों में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी मालूमात हो। ताकि अगर कोई अगर बिलफर्ज कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे हम उसको, आपके पास कोई भी आती है, इनोवेशन होती है, तो आप भी उसके अंदर अपना पार्ट दे सकें, आपको भी इस बारे में पता हो। तो मोस्ट लाइकली यही बात है कि आने वाले चंद सालों में, आने वाले 10 सालों में, या आने वाले अगला जो एरा आने वाला है, उसमें एआई बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर जाएगा। उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वेबिनार को देने का मकसद भी यही था। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। आई वुड लाइक टू हैव योर, कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें।